जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ पढ़ लिया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि अफ्रीका महाद्वीप को हम मानव सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों मानव सभ्यता का पालना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपका मानव मानव का विकास हुआ। मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से ही माना जाता है। और दोस्तों इसको डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस महाद्वीप में यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। जैसे आपके यहाँ के कुछ देश हैं, अंगोला हो गया, नामीबिया हो गया, युगांडा हो गया, ये दोस्तों ये कई सारे देश हैं जो कि वो विकसित नहीं है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर विकास हुआ नहीं है, इसलिए दोस्तों उसको हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों तीसरे तीसरे में हमने पॉइंट में अफ्रीका के बारे में ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर भविष्य का महाद्वीप भी इसको अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी। भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में कुछ विकास होने की कुछ ज़्यादा संभावनाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों नेचुरल मिनरल्स भी बहुत देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, और दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे नेचुरल रिसोर्स मिलते रहते हैं, मिनरल्स भी मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से संभावनाएं जताई जाती हैं कि अफ्रीका महाद्वीप भविष्य में अच्छा विकास कर सकता है। यहाँ के लोग अच्छे विकास कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये इसके अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम है, जो कि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को हम इन नामों से भी जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप हमारा एरिया के आधार पर और हमारा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बारे में ये हमने जाना था। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 54 देश आते हैं। जैसे दोस्तों ये सभी के सभी मैंने आपको बताए हैं, अंगोला, युगांडा, नामीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये सभी के सभी दो, ये मिस्र हो गया, ये सभी के सभी देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें कुल मिलाकर ऐसे 54 देश हैं जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों जो खोजा गया था 1883 में, वो डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा इसको खोजा गया था। ये दोस्तों एक खोजकर्ता थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को सबसे पहले खोजा था। जिस तरीके से दोस्तों हमारे भारत को वास्को ड गामा ने खोजा था, उसी तरीके से आपको दोस्तों जानना है कि अफ्रीका महाद्वीप को भी इसी तरीका से खोजा गया था। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक ऐसा देश है जिसका नाम है अल्जीरिया। और अल्जीरिया दोस्तों आपका एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एरिया के आधार पर सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा वो आपका अल्जीरिया हो जाएगा। जिस तरीके से दोस्तों हमारे एशिया में एरिया के आधार पर आपका रूस था, उसी तरीके से हमारा अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हो जाएगा। और दोस्तों पॉपुलेशन में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा जो देश है वो आपका नाइजीरिया है। ये दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़े देश और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश और एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश ये आपके हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। दोस्तों तीसरा हम देखते हैं जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से कुछ अक्षांश गुजरते हैं, जिसमें दोस्तों एक हमारा अक्षांश 3 प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं। और जिसमें दोस्तों पहला जो हमारा अक्षांश गुजरता है, जो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के बीचों से जो अक्षांश निकलता है, वो आपका दोस्तों
भूमध्य रेखा है, जो कि दोस्तों जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों हमारा भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बीचों से गुजरता है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यानी दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा आपकी अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है, एक तो दोस्तों जीरो जीरो डिग्री अक्षांश की रेखा निकलती है, और दूसरी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर से आपकी एक कर्क रेखा निकलती है, जो कि दोस्तों आपकी 23.5 डिग्री पर, और 23.5 डिग्री पर दोस्तों आपकी यह स्थित है, नॉर्थ लैटिट्यूड। और तीसरी जो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से होकर गुजरती है। तो यह दोस्तों तीनों हमारी लैटिट्यूड यानी 3 अक्षांश हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। वही दोस्तों मैंने लिखा है, पहला हमारा इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, जिसे हम दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि आपका 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, एक रेखा ये गुजरती है। दूसरी दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। और तीसरी दोस्तों जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ लैटिट्यूड पर स्थित है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में। ये तीनों दोस्तों आपके अक्षांश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाले 3 अक्षांश हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों अक्षांश समझ में आए होंगे। और दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा एक आपको याद रखना है, ये जो हमारा महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ से दोस्तों आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है। जो हमारी दोस्तों 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी दोस्तों यहाँ से आपकी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, जिसे हम GMT लाइन के नाम से भी जानते हैं, GMT रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों, जो GMT की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ग्रीनविच मीन्स टाइम है दोस्तों। ग्रीनविच मीन्स टाइम रेखा भी ये आपकी 0 डिग्री कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। यह भी आपकी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। तो दोस्तों जो हमारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, ये दोस्तों हम अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा महाद्वीप है जो कि 4 गोलार्धों में बढ़ता है, यानी कि ये दोस्तों 4 गोलार्धों में लाई करता है आपका। अगर दोस्तों हम अगर हम एक यहाँ से विषुवत रेखा अगर निकाल देते हैं 0 डिग्री से, 0 डिग्री पर स्थित है, ये मान के चलो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों। अगर हम दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड निकाल दें तो हमारा ऊपर का नॉर्थ हेमिस्फीयर बन जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा हमारा दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों आपके उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है, क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजारें, जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। दोस्तों ये हमारी लैटिट्यूड हो जाएगी, अक्षांश रेखा, ये लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। ये हमारी लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम देशांतर कहते हैं। अगर हम दोस्तों इसको भी निकाल देते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को भी गुजारते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप से, तो दोस्तों यह भी हमारी यहाँ पर ये दोस्तों पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, ये चारों गोलार्धों में हमारा अफ्रीका बट जाता है। तो वही दोस्तों पॉइंट मैंने आगे लिखा है। पहले तो आपको ये देखना है दोस्तों, जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, जिसे हम 0 देशांतर कहते हैं, इसको ही हम दोस्तों ग्रीन GMT लाइन के नाम से जानते हैं। यह भी हमारी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, और इसको ही हम दोस्तों GMT लाइन को ही हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह भी हमारी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चारों जो अक्षांश यानी कि 3 अक्षांश और एक देशांतर लाइन अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को ये दोस्तों अफ्रीका जो महाद्वीप है वो आपका चारों गोलार्धों में लाई करता है। तो वही पॉइंट लिखा है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार है वो चारों गोलार्धों में है,
वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों किस तरीके से चारों गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप, थोड़ा आपको दोस्तों ये भी बता देते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर क्या क्या स्थित है। तो दोस्तों अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया हमारा, मान के चलो ये आपका स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अगर हम दोस्तों नॉर्थ में यानी उत्तर में बात करते हैं, उत्तर में क्या स्थित है, तो हमारा दोस्तों उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में हमें दोस्तों आपका भूमध्य सागर देखने को मिलता है। और अगर हम दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अगर हम ईस्ट में जाएंगे, अगर हम दोस्तों पूर्व में जाएंगे तो हमारा हिंद महासागर स्थित है। और अगर हम अफ्रीका के वेस्ट में जाएंगे दोस्तों यानी पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। और इसी तरीके से हम दोस्तों अफ्रीका के जब साउथ में जाते हैं, दक्षिण की तरफ देखेंगे जाएंगे तो हमें दक्षिणी महासागर देखने को मिलता है। मान लो ये दोस्तों आपका अफ्रीका है और अफ्रीका को दोस्तों भूमध्य रेखा ऊपर आपके भूमध्य सागर स्थित है, पूर्व की तरफ हिंद महासागर और दक्षिण की तरफ दक्षिणी महासागर है और इधर आपका अटलांटिक महासागर है। जो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो भूमध्य सागर है, आप यह भूमध्य सागर दोस्तों हमारे अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। इसके ऊपर दोस्तों आपका भूमध्य सागर के ऊपर जो स्थित है वो यूरोप महाद्वीप स्थित है। तो दोस्तों जो भूमध्य सागर है वो हमारा भूमध्य सागर जो है वो भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। ये हमारा यूरोप है इधर और इधर हमारा अफ्रीका है और इनके बीच में दोस्तों आपका भूमध्य सागर है। तो ये दोस्तों भूमध्य जो सागर है वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, यानी कि इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने का जो काम करता है वो आपका भूमध्य सागर काम करता है। जब दोस्तों आप भूमध्य सागर के इधर जाओगे तो आपको यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा और अगर आप नीचे देखोगे तो आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलता है। तो यही पॉइंट है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को आपका भूमध्य सागर यूरोप से अलग करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों अफ्रीका के साइड से अफ्रीका के इधर की तरफ आपका एक नहर निकाली गई है। ये दोस्तों ये आपकी अफ्रीका के इधर की तरफ आपकी एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सुएज नहर। यह दोस्तों यह भी आपका सुएज नहर भी क्या काम करती है, सुएज नहर की अगर बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका अफ्रीका को यह एशिया से अलग करने का काम करती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सुएज नहर है, ये हमारा अफ्रीका और इधर एशिया है। तो ये जो सुएज नहर है ये अफ्रीका को एशिया से अलग करने का काम करता है। तो आपके इस तरीके से दोस्तों भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है और सुएज जो नहर है वो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। तो यही पॉइंट है दोस्तों, ये सुएज नहर जो है एशिया से अलग करती है अफ्रीका को। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों सुएज नहर जो ये आपकी बनाई गई है, ये हमारे अफ्रीका के इधर आपका एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है इजिप्ट, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी सुएज नहर इजिप्ट यानी कि मिस्र में बनाई गई है। ये दोस्तों बनाई क्यों गई थी, ये बनाई इसलिए गई थी कि क्योंकि दोस्तों जब प्राचीन काल में क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था जो वास्को ड गामा जो भारत में जब आया था दोस्तों, जो वास्को ड गामा पुर्तगाल से ये जब भारत आया था, ये मान के चलो अफ्रीका है और ये हमारा दोस्तों भारत है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग दोस्तों अब पुर्तगाली जो वास्को ड गामा जो आया था ये अफ्रीका से होते हुए घूमते हुए तब ये भारत में पहुंचा था। तो इस तरीके से इन लोगों को दोस्तों मान के चलो बहुत सार यानी कि इनको बहुत कई दिन लग जाते थे भारत पहुंचने में, इंडिया पहुंचने में दोस्तों कई दिन लग जाते थे।
इसलिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर ना हो, इसके लिए इन्होंने एक शॉर्ट शॉर्ट अप्रोच अपनाई, शॉर्ट रास्ता अपनाया। तो इसके लिए दोस्तों इनको ज़्यादा सफ़र, ये ज़्यादा डिस्टेंस दूरी तय नहीं करनी पड़े, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर आपकी स्वेज नहर का निर्माण करना स्टार्ट करवा दिया था। ये आपका दोस्तों जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया था, तो इन्होंने स्वेज जो नहर है वो आपकी दोस्तों भूमध्य सागर जो हमारा है, भूमध्य सागर से आपका लाल सागर को कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से ये कनेक्ट करने का काम करता था, तो फिर ये सीधे अपना भारत में आ जाते थे। इस तरीके से इन्होंने दोस्तों 7,000 किलोमीटर का रास्ता कम कर लिया था। ये जब सुएज नहर जब बन गई थी, तो इसकी वजह से 7,000 किलोमीटर का रास्ता ये इन लोगों ने कम कर लिया था। पहले इन लोगों को इस तरीके से घूम के आना पड़ता था, अब ये डायरेक्ट भारत में आ जाते थे। तो यही दोस्तों पॉइंट है, इसलिए आपका स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात पॉइंट की बात करते हैं, हमारा जो दोस्तों जो हमारा आपका ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, स्वेज नहर आपकी सबसे पहले हमारे इधर भारत से अगर देखेंगे तो पहले अदन की खाड़ी पड़ेगी, और अदन की खाड़ी के बाद दोस्तों आपका लाल सागर पड़ता है, फिर आपकी स्वेज नहर। और जैसे हमारी दोस्तों यहाँ पर आपका ये भारत है, इधर ये भारत है, फिर हमारे इधर अदन की खाड़ी पड़ती है, फिर हमारा लाल सागर देखने को मिलता है, फिर हमें दोस्तों स्वेज नहर देखने को मिलती है, और फिर ऊपर हमारा ये भूमध्य सागर है आपका। इस तरीके से दोस्तों भूमध्य सागर से लाल सागर को कनेक्ट करते हुए अदन की खाड़ी से होते हुए आपका ये लोग भारत में पहुंचते थे। अगर अगर दोस्तों इंग्लैंड से अगर अंग्रेज कोई व्यापार करना चाहते थे, तो इस तरीके से स्वेज नहर का निर्माण करके अब भारत में डायरेक्ट ये लोग आ सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो आपको स्वेज नहर के बारे में कुछ बता देता हूँ, क्या क्या स्वेज नहर के बारे में बात है। दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया वो आपका ये स्वेज नहर में स्थित है, वो आपका मिस्र में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था स्वेज नहर का। और स्वेज नहर का दोस्तों निर्माण जो किया गया था, स्वेज नहर आपकी दोस्तों भूमध्य सागर को आपका लाल सागर से कनेक्ट करती है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो आपका 1859 में इसका निर्माण हुआ था। और प्रारंभ जो निर्माण हुआ था दोस्तों इसका 1859 में, आपका ये 1859 में प्रारंभ हो गया था स्वेज स्वेज नहर का बनना। फिर इसका दोस्तों जब ये कंप्लीट जो बन गई थी वो 1869 में ये आप बनकर आपकी तैयार हो गई थी। फिर दोस्तों आपका ये लगभग 10 वर्ष में इसका निर्माण हो पाया था, निर्माण हुआ था स्वेज नहर का। जब दोस्तों इसका जब निर्माण हो गया था, तो फिर यहाँ से ही जो भी अंग्रेज थे वो अपना व्यापार करने लगे थे। मैंने बता दिया आपका दोस्तों, गल्फ ऑफ अदन से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए दोस्तों ये लाल सागर होते हुए स्वेज नहर से होते हुए यूरोप तक के यूरोप तक का इन्होंने रास्ता बना लिया था। दोस्तों हमारा जो भारत है, यहाँ से भारत से तुम इधर दोस्तों गल्फ ऑफ अदन पड़ता है आपका, और अदन के बाद आपका दोस्तों लाल लाल सागर पड़ता है। लाल सागर के ऊपर दोस्तों इन्होंने आपका स्वेज नहर का निर्माण किया था। फिर स्वेज नहर से ये डायरेक्ट आपके यूरोप की तरफ पहुंच जाते थे, यूरोप की तरफ दोस्तों ये लोग पहुंच जाते थे। यहाँ पर आप समझ लो दोस्तों, ये यूरोप की तरफ पहुंच जाते थे, और यहाँ पर हमारा ये भूमध्य सागर स्थित है। यही दोस्तों जब ये दोस्तों ये जो स्वेज नहर है वो आपका दोस्तों लाल सागर और आपका भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है। और दोस्तों इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं स्वेज नहर की, तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई है जो 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। और गहराई की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 16.5 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी। तो दोस्तों इस पे अंग्रेजों का अधिकार था, और ये आपके अंग्रेज इस तरीके से इस नहर से आते रहते थे। तो जब अंग्रेज दोस्तों ये अफ्रीका के मिस्र में ये दोस्तों आपकी नहर का निर्माण किया गया था, तो किया गया था। तो यहाँ के लोगों को लगा दोस्तों कि अब आपके जो मिस्र के लोगों को लगा कि इस नहर को अब अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इससे निकलते रहते हैं अपने जहाज़ों को लेके, और फिर
ये तो हमारी जगह से ये लोग निकलते रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना स्टार्ट इसको शुरू किया गया था। फिर अंत में दोस्तों इसको मिस्र की सरकार के अधीन कर लिया गया था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ गया था, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी कि दोस्तों मिस्र की सरकार ने अपने अंडर में जब इसको लिया था, जो जो डेट थी वो 1956 में इसको अपने अंडर में लिया था मिस्र की सरकार ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब अफ्रीका के दोस्तों, हम अफ्रीका महाद्वीप के कुछ माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से हमने एशिया के दोस्तों माउंटेन्स हो गए, झील हो गए, ये सब के बारे में चर्चा की थी, उसी तरीके से हम अफ्रीका के दोस्तों जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके माउंटेन्स की बात करते हैं तो पहला जो पर्वत है वो आपका एटलस पर्वत है। पहला जो पर्वत है दोस्तों वो एटलस पर्वत है। और ये एटलस पर्वत हमारा जो पर्वत है हिमालय, हिमालय की ही तरह है। क्योंकि दोस्तों हिमालय भी आपका फोल्डेड माउंटेन है, यानी बलत बलित पर्वत है। तो इसी तरीके से आपका ये एटलस पर्वत भी फोल्डेड माउंटेन है, और यानी कि ये भी बलित पर्वत है। बलित क्या होता है दोस्तों? जो मुड़े हुए होते हैं, जिसमें मोड़ होती है, जैसे इस तरीके से। तो ये आपके बलित पर्वत होते हैं। बलित होते हैं दोस्तों मोड़दार पर्वत, जिनमें मोड़ पाई जाती है, वो आपके बलित पर्वत होते हैं। और एटलस जो पर्वत है वो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में ये इसका दोस्तों विस्तार है एटलस पर्वत का। पहला आपका मोरक्को है, और दूसरा अल्जीरिया, और तीसरा ट्यूनीसिया। इन तीनों देशों में आपका एटलस पर्वत का विस्तार है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इन तीनों देशों में पाया जाता है आपका एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, इसकी हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो दोस्तों आपकी वो चोटी है ट्यूबकल। ट्यूबकल दोस्तों आपकी एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ट्यूबकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूबकल समझ में आया होगा। ट्यूबकल क्या है दोस्तों? आपकी एटलस पर्वत की सबसे हाईएस्ट चोटी है। सेकंड नंबर का जो माउंटेन है दोस्तों, जो पर्वत है वो आपका किलिमंजारो है। और किलिमंजारो जो पर्वत है वो दोस्तों आपका एक वोल्केनिक माउंटेन है। ये दोस्तों एक ज्वालामुखी का एक ज्वालामुखी पर्वत है, जिसका दोस्तों निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। तो किलिमंजारो आपका एक वोल्केनिक माउंटेन है, और यह आपका तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो जो पर्वत है वो दोस्तों आपका तंजानिया में स्थित है। और दोस्तों यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जो किलिमंजारो है दोस्तों माउंटेन, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी किलिमंजारो है। और अगर हम दोस्तों थर्ड में जो पर्वत है हमारा डेक्कन्सबर्ग पर्वत है, यह भी हमारा दोस्तों साउथ अफ्रीका में स्थित है। साउथ अफ्रीका में डेक्कन्सबर्ग पर्वत है दोस्तों। चौथा जो पर्वत है वो आपका लोमा पर्वत है। लोमा पर्वत की अगर हम इस स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका सिएरा लियोन में स्थित है। कुछ भाग सिएरा लियोन में आता है, और दूसरा देश है दोस्तों आपका गिनी। ये दोनों देश हैं, और इन देशों में आपका लोमा पर्वत देखने को मिलता है। पांचवा जो पर्वत है वो दोस्तों सिनाई पर्वत है, और यह आपका सिनाई जो पर्वत है वो आपका मिस्र में देखने को मिलता है। और सिनाई दोस्तों आपका एक पेनिनसुलर प्रायद्वीप भी है। सिनाई नाम का दोस्तों एक प्रायद्वीप भी है। प्रायद्वीप क्या होते हैं दोस्तों आपके? जो कि तीनों तरफ पानी, जिनके तरफ तीनों तरफ पानी की एक बाउंड्री पाई जाती है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो सिनाई एक आपका दोस्तों प्रायद्वीप भी है, पेनिनसुलर भी है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह माउंटेन समझ में आए होंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी थी ट्यूबकल, और दूसरा माउंट किलिमंजारो, यह दोस्तों आपके अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा डेक्कन्सबर्ग, लोमा और सिनाई पर्वत। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पर्वत हो गए। चौथा हम दोस्तों पढ़ते हैं डेजर्ट यानी कि मरुस्थल के बारे में। डेजर्ट के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, जहाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उनको हम दोस्तों
मरुस्थल यानी रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। और यह दोस्तों उत- ये आपका जो पहला जो मरुस्थल है दोस्तों, आपका सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल है ये दोस्तों, जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के जो दोस्तों उत्तरी अफ्रीका है, ये पूरा जो उत्तरी अफ्रीका है, उसमें दोस्तों आपका ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। और डेजर्ट दोस्तों, ये सहारा जो डेजर्ट है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा महाद्वीप, सहारा जो आपका डेजर्ट है दोस्तों, आपका हॉट डेजर्ट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक दोस्तों ठंडे और एक आपके गर्म। जहाँ दोस्तों बर्फबारी होती रहती है वो आपके वहाँ ठंडे मरुस्थल देखने को मिलते हैं, जहाँ गर्मी रहती है वहाँ दोस्तों आपके गर्म मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये सहारा है, ये हॉट डेजर्ट है, यह आपका 11 देशों में स्थित है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है जो, वहाँ पर आपके उत्तरी अफ्रीका में जो 11 देश पड़ते हैं, उन 11 देशों में आपका सहारा डेजर्ट स्थित है। और यह दोस्तों दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है। आप दोस्तों यह जब हमारा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म पर मरुस्थल है, यानी कि आपका दोस्तों यह अगर वर्ल्ड का है यानी कि विश्व का है, तो यह आपका दोस्तों अफ्रीका का भी सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। जब दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा है तो उस तरीके से ये अफ्रीका का भी, अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। और दूसरा जो मरुस्थल है दोस्तों, हमारा कालाहारी का मरुस्थल है। और कालाहारी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यह 3 देशों में इसकी सीमाएं लगती हैं, 3 देशों में यह पाया जाता है। पहला तो आपका नामीबिया हो गया, एक बोत्सवाना हो गया, और यह दोस्तों आपका एक साउथ अफ्रीका हो गया। यह दोस्तों अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, जैसे आपका सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित था, और आपका कालाहारी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जो दोस्तों अफ्रीका का दक्षिण पार्ट है उसमें ये आपका स्थित है। तो जिसमें दोस्तों आपके 3 देश हैं, एक नामीबिया, एक बोत्सवाना, एक साउथ अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक कंट्री है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। यह भी दोस्तों आपका एक साउथ अफ्रीका एक देश है जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसका नाम साउथ अफ्रीका हो गया है। तो इस तरीके से इन 3 देशों में आपका कालाहारी पर मरुस्थल देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है दोस्तों नामेव। नामेव आपका जो मरुस्थल है वो नामीबिया में पाया जाता है, नामीबिया में स्थित है। और नेक्स्ट जो दोस्तों मरुस्थल है जिसका नाम है डनकाली, जिसका नाम है दोस्तों डनकाली। डनकाली जो मरुस्थल है यह 2 देशों में पाया जाता है, एक इथोपिया और एक सोमालिया। ये दोस्तों डनकाली जो है आपका एक इथोपिया और सोमालिया दोनों देशों में ये आपका डनकाली पर्वत देखने को मिलता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे जो अफ्रीका महाद्वीप के इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल हैं उनके बारे में चर्चा की। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पठारों के बारे में चर्चा करते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पठारों में दोस्तों अगर हम बात करते हैं, एक हमारा पठार क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो जमीन से उठा हुआ भाग होता है, और दोस्तों जो कि चट्टानों का बना हो और ऊपर से समतल हो, और जिसे 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके। यानी दोस्तों हाईएस्ट लैंड हाईएस्ट लैंड हो और आपका रॉक से बना हुआ हो, चट्टान से बना हो, और ऊपर से समतल हो, उसी को हम दोस्तों प्लेट्यू यानी पठार के नाम से जानते हैं। तो पहला जो पठार है दोस्तों जिसे हम कटंगा के पठार के नाम से जानते हैं, कटंगा जो पठार है वो आपका दोस्तों कांगो में देखने को मिलता है। जो दोस्तों कांगो एक कंट्री है जिसे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कटंगा जो पठार है वो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में स्थित है, कटंगा का पठार आपका। इसे लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो दोस्तों पठार स्थित है वो आपका बाई पठार है। बाई आपका दोस्तों अंगोला के देश में स्थित है, अंगोला में आपका बाई का पठार देखने को मिलता है। और नेक्स्ट दोस्तों आपका जोस का पठार है। जोस का पठार जो है दोस्तों आपका ये नाइजर और नाइजीरिया, नाइजर दोस्तों और नाइजीरिया इन दोनों देशों में देखने को मिलता है आपका जोस का पठार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों पठार भी समझ में आए होंगे। दोस्तों एक पॉइंट है आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ 4 देश हैं,
और चार जो देश हैं दोस्तों, चार जो देश हैं दोस्तों, वो चार देश जैसे कि एक आपका दोस्तों इरिट्रिया है, एक इरिट्रिया है दोस्तों, एक इरिट्रिया है, एक जिबूती है, एक इथोपिया है और एक सोमालिया है। ये चार देश हैं दोस्तों, इनके चारों तरफ आपका पानी पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसके इनके इसके तीन तरफ दोस्तों पानी पाया जाता है, इधर और आपका इधर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसके तीनों तरफ पानी पाया जाता हो, तीनों तरफ पानी पाया जाता हो, वो आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो दोस्तों आपका ये भी अफ्रीका में ये चार कंट्री आते हैं और इनके चारों तीनों तरफ, चारों नहीं दोस्तों, तीनों तरफ पानी पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये आपका एक प्रायद्वीप कहलाता है। इसको हम दोस्तों आपका प्रायद्वीप कहते हैं और ये आपके दोस्तों अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट के कंट्री हैं। नॉर्थ ईस्ट के ये चार ऐसे देश हैं जिसे हम दोस्तों प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और इनका जो शेप है दोस्तों, एक आपका भैंस का जो सींग होता है उसकी तरह है। इसलिए हम दोस्तों इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जानते हैं। तो दोस्तों जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसके अंदर आपके चार देश आते हैं और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका को ही हम दोस्तों प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर के नाम से जाना जाता है। और इस प्रायद्वीप के अंदर आपके चार देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया और सोमालिया। ये आपके नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैं अफ्रीका के, जिनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको ये चारों याद रखने और इसके अंदर दोस्तों तीन सेम दे दिए जाएंगे और चौथा, यानी कि दोस्तों इनमें से एक एक सेम दे दिया जाएगा और तीन अलग अलग दे दिए जाएंगे। तो पूछ लिया जाएगा कौन सा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आने वाला देश है, तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है लेक से यानी कि झील के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। जो हमारी दोस्तों झील है, झील के बारे में पढ़ते हैं। झील दोस्तों, लेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेक्स के बारे में दोस्तों पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अफ्रीका में दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में आपके दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका ये महाद्वीप जो है हमारा, जो दोस्तों ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इस अफ्रीका के महाद्वीप के बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब जब कभी भी, जब दोस्तों कोई पर्वत है या कोई द्वीप, यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों कोई हमारा जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन का टुकड़ा जो जब दोस्तों ये जमीन का जो टुकड़ा होता है वो आपका जब बीच में जब ये धंस जाता है, तो उसको हम दोस्तों भ्रंश के नाम से जानते हैं। जैसे ये हमारा दोस्तों, मैंने आपको जब पर्वत पढ़ाया था तो इस तरीके से ये हमारा पर्वत है। तो ये दोस्तों ये पर्वतों के बीच का जो बीच में जो धसा हुआ भाग होता है वो आपका भ्रंश का कहलाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ बीच में बहुत सारे, बीच में दोस्तों बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया है और इसी गड्ढे को हम दोस्तों महान भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों जब जमीन के नीचे खिसकने की वजह से जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसको हम दोस्तों रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। जब ये दोस्तों बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए हम इसको ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, यानी कि ये आपकी महान भ्रंश घाटी है। यह दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा नीचे खिसकने की वजह से इसमें एक गड्ढा हो जाता है, जिससे हम दोस्तों ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और इसी दोस्तों ग्रेट रिफ्ट वैली में बीच बीच में दोस्तों, बीच बीच में आपके झीलें बन गई हैं, झीलों का निर्माण हो गया है, इनमें दोस्तों पानी भर गया है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपके अफ्रीका में ज़्यादा झील देखने को मिलती हैं, वो कि जो भी झीलें देखने को मिलेंगी वो आपको रिफ्ट वैली में देखने को मिलेंगी। तो यह जो दोस्तों आपकी पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है। तो यही पॉइंट है, लिखा है दोस्तों लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है आपका ग्रेट रिफ्ट वैली। और यह आपकी दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। और यह ग्रेट रिफ्ट वैली भी दोस्तों, इसके अंदर आपके बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं।
यानी कि इनके गड्ढों के बीच में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी लेक्स देखने को मिलेंगी इस ग्रेट रिफ्ट वैली में। उसमें से दोस्तों आपके विक्टोरिया लेक भी है और कई सारी लेक्स हैं दोस्तों। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विक्टोरिया लेक्स की, विक्टोरिया झील की, तो यह दोस्तों हमारी एक फ्रेश वाटर की झील है, जो जिसे हम दोस्तों मीठे पानी की झील भी कहते हैं। तो यह दोस्तों हमारे मीठे पानी की झील है। और विक्टोरिया झील जो दोस्तों आपकी 3 देशों में स्थित है, 3 देशों में इसकी दोस्तों सीमा लगती है। और 3 देशों से इसकी जब सीमा जो लगती है दोस्तों, वो आपका एक केन्या हो गया, एक तंजानिया, एक युगांडा। दोस्तों आपका एक एक देश ये है, एक आपका देश ये है, एक ये देश है, और ये हमारा दोस्तों विक्टोरिया झील है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो इसकी जो सीमा लगती है विक्टोरिया झील की, वो आपकी 3 देशों से लगती है। तो आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि विक्टोरिया झील की किन किन कौन कौन से देशों से सीमा लगती है। तो आपको अब जब ये देश याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो पहला जो देश है दोस्तों केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये आपके देश है। और यह दोस्तों आपकी विक्टोरिया झील सबसे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसे हम लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और यह जो विक्टोरिया जो झील है वो दोस्तों आपकी इक्वेटर पर स्थित है, जो हमारा जो भूमध्य जो रेखा है, जो विषुवत रेखा है, उस पर आपकी विक्टोरिया झील स्थित है। और इस विक्टोरिया झील का जो दोस्तों उद्गम होता है, इस विक्टोरिया झील का जो उद्गम होता है वो आपका नील नदी से इसका उद्गम होता है। नील नदी से इसका उद्गम होता है दोस्तों। दूसरी जो झील है वो टेंगानिका झील है दोस्तों, और यह हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे लंबी दोस्तों आपकी ये झील है। दुनिया की दोस्तों सबसे लंबी झील की बात करें तो वो आपकी टेंगानिका है, और यह आपकी दोस्तों विक्टोरिया झील की अगर बात करते हैं तो वो आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरी झील है ताना झील। ताना झील आपकी इथोपिया में स्थित है। और एक बोल्टा झील है दोस्तों, यह आपकी घाना में स्थित है। और एक दोस्तों चाड देश के नाम से एक झील है, चाड झील, जो कि आपकी चाड में स्थित है। और छठवीं जो झील है दोस्तों वो न्यासा, जिसे हम मालावी के नाम से भी जानते हैं। और न्यासा झील है दोस्तों एक आपकी, यह दोस्तों आपकी अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी की सभी झीलें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। घास के मैदान के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। घास के मैदान हमको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, एक तो आपका ऊसड़ होते हैं दोस्तों, और एक आपके शीतोष्ण घास के मैदान। ऊसड़ दोस्तों वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ गर्म ज़्यादा होता है, और शीतोष्ण वहाँ देखने को मिलते हैं तो दोस्तों जहाँ ठंडा देखने को ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों जो सवाना है हमारा घास का मैदान, सवाना सवाना दोस्तों आपका जो घास का मैदान है वो आपका मिड अफ्रीका में देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो विषुवत रेखा है उसके आसपास देखने को मिलती है ये सवाना घास के मैदान। और ये सवाना जो घास के मैदान है ये आपके दोस्तों ऊसड़ घास के मैदान है, यानी कि दोस्तों आपके ये गर्म क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनको ऊसड़ घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों आपके तंजानिया और आपकी केन्या, इन देशों में ये दोस्तों आपका स्थित है सवाना के घास के मैदान। और जो दोस्तों हमारे ठंडे क्षेत्रों में जो देखने को घास के मैदान मिलते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में, तो वो आपके दोस्तों बेल्ट के घास के मैदान है, जिन्हें हम दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान भी कहते हैं। ये आपके टेम्परेट जोन में देखने को मिलते हैं, यानी ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बेल्ट घास के मैदान को शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके साउथ अफ्रीका देश में दोस्तों आपके देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये हमारे घास के मैदान हो गए कंप्लीट दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे जितने भी समझाएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।